तो वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर के शॉर्टकट्स। यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकली हम इसका यूज करेंगे, कंट्रोल ए से लेकर जेड तक शॉर्ट की। उसके बाद भी जेड के बाद भी और बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं कंप्यूटर में, पूरा यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो एक तो कंप्यूटर के आप मास्टर बनने वाले हैं इससे, ठीक है। बहुत क्विक आप काम कर सकते हैं यदि आपको शॉर्ट की पता है तो। साथ ही साथ यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हम बात करें जेई उत्पाद सिपाही की या जेएसएससी सीजीएल की, तो भी ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में या बहुत सारे एग्जाम में इससे सवाल आते हैं, यदि आपके सिलेबस में है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से सवाल ज्यादा आते हैं। कारण ये है, मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब निकाल लेते हैं, कंप्यूटर आपको चलाना पड़ सकता है, तो उस कंडीशन में ये सारे शॉर्टकट्स की आपको आने चाहिए। इसलिए इसका सवाल ज्यादा पूछा जाता है, इससे सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे अपडेटेड रहेंगे, न्यूज वगैरह मिलती रहेगी, ठीक है। साथ ही साथ आप तेसरी ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप उत्पाद सिपाही जेई और सीजर की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। सारी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, ज्वाइन कर सकते हैं आप। पहला सवाल यहाँ पे देख लीजिए, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का मतलब है आपके पास कीबोर्ड है जिसमें आप टाइप करते हैं। वहां पे लेफ्ट साइड में सबसे बाएं साइड में नीचे में कॉर्नर में देखिए, आपको CTRL लिखा हुआ दिखेगा और ए बी सी डी जो लिखा हुआ ए, तो उसमें कंट्रोल और ए एक साथ प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए। तो कंट्रोल ए यदि दबा देंगे आप तो हो जाएगी सिलेक्ट ऑल। कैसे होगी चलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे खोला हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड। अब यहाँ पे मान लीजिए हमें करना है सिलेक्ट ऑल, सभी को सिलेक्ट करना है। हम क्या करेंगे, कंट्रोल और ए एक साथ प्रेस कर देंगे, देखिए सिलेक्ट हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग चलेंगे कंट्रोल बी के ऊपर। कंट्रोल बी से होती है बोल्ड, देख लीजिए यहाँ पे कंट्रोल बी से होती है बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या, बोल्ड कैसे बोल्ड होगी देखिए। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आलिया भट्ट को करना है बोल्ड, ठीक है। चलिए अब कैसे करेंगे हम, अब हम यहाँ पे कंप्यूटर से इसे बोल्ड कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा, कंट्रोल और बी आपको दबाना है, कंट्रोल बी, देखिए आलिया भट्ट हो गई है बोल्ड। अब चलिए अब हम लोग चलेंगे कंट्रोल सी के ऊपर। कंट्रोल सी से होती है कॉपी, यहाँ पे आप देखिए कंट्रोल सी से होती है कॉपी। कैसे कॉपी करेंगे, मान लीजिए कहीं से भी आपको कॉपी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए आईपीएल रिकॉर्ड को ही आपको कॉपी करना है। मान लीजिए आईपीएल रिकॉर्ड जो है चेन्नई सुपर किंग इस बार कॉपी करने जा रही है, मान लीजिए, ठीक है। तो कॉपी आपको करना है तो पहले आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और दबा दीजिए कंट्रोल सी, कॉपी हो गई आपके कंप्यूटर में। अब कहीं पे भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल वी दबा दीजिए, हो गई पेस्ट। देखिए आलिया भट्ट के बगल में आईपीएल रिकॉर्ड आ गया इसका, ठीक है। तो पेस्ट हो गया, हमने आईपीएल रिकॉर्ड को यहाँ पे कॉपी किया था और यहाँ पे आलिया भट्ट के बगल में कर्सर था, इसलिए यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। तो जितना बार आपको जितनी मर्जी कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब जहां पे भी कंट्रोल भी करते जाइए, देखिए ये पेस्ट होती जाएगी, कंट्रोल वी लिखिए पेस्ट हो जाएगी, समझ गए। उसके बाद कंट्रोल वी हमने ऊपर नहीं दिखाया था, नीचे में कंट्रोल वी हमने दिखाया, देखिए कंट्रोल वी से होती है पेस्ट। तो पूरा सीरियली हमने दिखाया है ताकि आपको चीजों को समझ आ सके। तो कंट्रोल सी से कॉपी करिए, कंट्रोल वी से पेस्ट कर डालिए, ठीक है। सी हो गया। कंट्रोल डी, इससे क्या होगा, फॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स होता है वो खुलता है। कैसे खुलता है देखिए, हमने यहाँ पे दबाना है कंट्रोल डी, हम कंट्रोल डी दबा दिए यहाँ पे। अब कंट्रोल डी प्रेस करने से क्या आता है देखिए, यहाँ पे कंट्रोल सी प्रेस करने से कुछ इस तरह की चीजें आती है। और यहाँ पे आपका जो फॉन्ट होता है, मतलब ABCD जो आप लिख रहे हैं, ये रेगुलर रखना है, इटालिक रखना है, आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो जाती हैं इसके वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप यदि इसको जूम करेंगे तो जूम तो होगा नहीं, तो यहाँ पे रेगुलर है, इटालिक है, ठीक है, बोल्ड है, आप ये कुछ भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं अभी फिलहाल कैंसिल। तो आप समझ गए कि कंट्रोल यहाँ पे डी से क्या होता है, तो फॉन्ट का जो डायलॉग्स बॉक्स होता है, ठीक है, तो वो खुल जाता है। उसके बाद कंट्रोल ई, इससे होता है सेंटर का अलाइनमेंट। सेंटर का अलाइनमेंट का मतलब है, मान लीजिए आपका ये सेंटर में अलाइनमेंट करना है, आप क्या करेंगे, कंट्रोल और ई दबा देंगे, देखिए ये सेंटर के बीच में अलाइनमेंट हो गया। इसको आप यहां से भी कर सकते थे, जैसे मान लीजिए ये लेफ्ट अलाइनमेंट थी, आप यहाँ पे जो स्क्रीन देख रहे हैं पैराग्राफ का, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ध्यान से देखिए, तो इस पैराग्राफ में आप, मैं यदि इसको जूम करके दिखाऊं, ठीक है, तो ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, जूम करके कोई फायदा नहीं हुआ। अब वो ऊपर जो आपको दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा जूम आउट हो जाए भाई, चलो जूम आउट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से और थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ से भी आप इसको कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, कंट्रोल ई से यहाँ पे इसका अलाइनमेंट कर लिया। तो आप समझ गए होंगे कि कंट्रोल ई का यूज जो है वो सेंटर का अलाइनमेंट होता है। यहाँ पे जैसा कि आपका स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा गया था ध्यान से देखिए, कंट्रोल ई का मतलब सेंटर में अलाइनमेंट होगा।
मतलब बीचों बीच आ जाएगा। देखिए बीचों बीच आ गया। वापस से हम इसको बाय कर लेते हैं। चलिए अब आएंगे कंट्रोल एफ के ऊपर। कंट्रोल एफ से होता है फाइंड। किसी भी चीज को आपको ढूंढना है, जैसे पीडीएफ फाइल में ही आपको मान लीजिए ढूंढना है। जैसे मान लीजिए ये पीडीएफ फाइल ही पहले मैं दिखा देता हूँ, फिर इसमें आऊंगा, ठीक है। मान लीजिए मेरी पीडीएफ फाइल खुली हुई, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी चीज को खोजना है, आपको ढूंढना है, तो आप यहाँ पे कंट्रोल एफ लिख दीजिए। और कुछ भी आपको ढूंढना है, जैसे बोल्ड ढूंढना है, BOLD, देखिए बोल्ड में आपका यहाँ पे हाईलाइट हो गया, समझ गए बात। तो कंट्रोल एफ से आप ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास पीडीएफ फाइल पड़ी हुई है, आपको अपना नाम ढूंढना है, तो आराम से यहाँ पे कंट्रोल एफ का दबा के कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी कंट्रोल एफ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे कंट्रोल एफ करिए, तो यहाँ पे फाइंड वाला ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे आपको आलिया भट्ट लिखना है। मान लीजिए आलिया भट्ट कहाँ पे है, हमें इसे ढूंढना है भाई, ठीक है। तो आलिया भट्ट को ढूंढने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल आलिया भट्ट लिखेंगे। आप लेफ्ट साइड में नेविगेशन की खुल गई है, कंट्रोल एफ दबाने से ये खुली थी, ठीक है। तो यहाँ पे आलिया भट्ट देखिए हाईलाइटेड हो गई। अगली चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे जेटेट की, चक्षु पब्लिकेशन की बुक काफी अच्छी बुक है, मैंने इसे देखा और मेरे हिसाब से काफी अच्छी बुक है। और क्लास 1 से 5 तक के लिए आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। तो इसकी खासियत क्या है, जेटेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट, झारखंड जेट के लिए। इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेगा और 2 सॉल्व पेपर। यहाँ पे देखिए इसकी विषय सूची क्या है। विषय सूची में आप स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है, क्लास 1 से लेकर 5 तक 2016 की और 2012 का जो एग्जाम में आया था झारखंड जेट में, वो आपको यहाँ पे पूरा दिखाया गया, ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिस पेपर आपको 15 दिया गया है, जिसका सॉल्यूशन भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे अगली जो यहाँ पे अगला सवाल है वो देखिए, कंट्रोल एफ हो गया, फाइंड होता है इससे। कंट्रोल जी से होता है फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। ये बहुत ही मजेदार ऑप्शन है और इसी ऑप्शन का प्रयोग करके जो यहाँ पे कौन सी मूवी आई थी आमिर खान की, 3 इडियट्स, ठीक है, उसमें जो मतलब कि क्या बोलते हैं, बलात्कार जो वर्ड है, ठीक है, वो वर्ड उसमें डाल दिया गया था। आपको पता है कि उसमें चमत्कार के जगह पे, तो ये इसी का यूज किया गया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखिए, दो जगह पे ये मिल जाता है ऑप्शन। कंट्रोल जी में भी मिलता है, कंट्रोल एच में भी मिलता है। दोनों थोड़ा सा अलग है। कंट्रोल जी पहले मैं दिखा देता हूँ, कंट्रोल जी, ठीक है। तो कंट्रोल जी आप जैसे ही दबाएंगे तो आपको यहाँ पे खुलेगी, देखिए यहाँ पे गो टू में, कि पेज में आप इंटर पेज नंबर, आपको पेज नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई कंट्रोल जी। पेज नंबर वगैरह आप डालिए और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए रिप्लेस का भी ऑप्शन मिल रहा है, फाइंड का भी, तीनों ऑप्शन मिलेगा, मगर ये गो टू में जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है गो टू में आप जाएंगे, जहाँ पे आपको पेज नंबर वगैरह डालना है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और इससे मजेदार जो है, जैसा कि मैंने कहा कंट्रोल एच का, तो यहाँ पे कंट्रोल एच लिखिए और यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है, क्या बदलना है। जैसे मान लीजिए आर्यभट्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फाइंड व्हाट में आर्यभट्ट आपने लिख दिया। अब यहाँ पे आर्यभट्ट लिखने के बाद इसको आपको बदलना है, मान लीजिए किस में, रणबीर कपूर से बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे लिख दीजिए फाइंड रिप्लेस विद रणबीर कपूर। तो जहां जहां आर्यभट्ट लिखा होगा, जहां जहां, ठीक है, यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करिएगा, फाइंड नेक्स्ट, तो जहां जहां आपका आर्यभट्ट लिखा हुआ होगा उसके जगह में रणबीर कपूर आएगा। कैसे, तो यहाँ पे रिप्लेस ऑल में क्लिक करिएगा। तो ये जो है यहाँ पे चूंकि एक लिखा हुआ था, यदि 2 लिखा होता तो 2 जगह चेंज हो जाता, 3 लिखा होता तो 3 जगह चेंज हो जाता, ठीक है। तो ये बहुत ही काम का है, ठीक है। कई बार गलतियां हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। मान लीजिए SWEAR स्वेयर लिख के SWIR लिख दिया है, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं कि वहां पे आप SWIR लिख दीजिए, नीचे में SWER लिख दीजिए। तो ऐसे करके आप चेंज कर सकते हैं स्पेलिंग मिस्टेक में भी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे अब जो है आलिया भट्ट बन गई है रणबीर कपूर। समझ गए बात। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल हमारा क्या, देखिए कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से क्या होता है हमने देख लिया, ठीक है। कंट्रोल एच यहाँ पे दबाइएगा, मतलब कोई ब्राउजर में, तो ये हिस्ट्री को दिखाएगी। जैसे कंट्रोल एच हम देखेंगे तो यहाँ पे पूरी हिस्ट्री दिखा देगी कि क्या क्या आपने यूज किया है, ठीक है। देख लीजिए आप, तो ये क्रोम, गूगल क्रोम वगैरह में भी आप देखिए कंट्रोल एच से वो हिस्ट्री दिखा देती है। उसके बाद कंट्रोल आई, ये इटालिक में बदल देती है। कैसे करेंगे देखिए, मान लीजिए आईपीएल रिकॉर्ड को इटालिक में बदलना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, कंट्रोल आई लिख दीजिए, देखिए इटालिक हो गई है ना, देख लीजिए आप, ये इटालिक हो गई, आईपीएल रिकॉर्ड आपका इटालिक हो गया। किसी को भी आप बदलना, गायकवाड़ को बदलना है तो कंट्रोल आई दबाइए, देखिए गायकवाड़ इटालिक हो गई, ठीक है। आप यहाँ से भी प्रेस करके कर सकते हैं इसको, यहाँ पे ध्यान से देखिए। मान लीजिए रुतराज को करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ये ऊपर वाला ऑप्शन से इटालिक। और यदि आपको शॉर्टकट की का यूज करना है तो कंट्रोल आई दबाइए, हो जाएगा आराम से। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट क्या है हमारा, आई के बाद जे है, कंट्रोल जे, जस्टिफाई अलाइनमेंट।
तो यहाँ पे जस्टिफाई करेगा, यदि अलाइनमेंट में कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक कर देगा। जैसे कंट्रोल अलाइनमेंट का मतलब है कि ये सेंटर में है, ये जो हमने लिखा है या लेफ्ट साइड में है, किस तरफ है। तो अलाइनमेंट का यूज आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप करके मैं दिखा दूं, होम में आ जाता हूँ, यहाँ से भी आप करके कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज नहीं करना हमें। हमें क्या करना है, हमें करना है शॉर्टकट का यूज। तो हमें कौन सा शॉर्टकट का यूज करना है, हमारा है कंट्रोल जे। ठीक तो कंट्रोल जे, देखिए कंट्रोल जे मैं दिखा देता हूँ, कंट्रोल जे, ठीक है। कंट्रोल जे आप यदि करेंगे तो अलाइनमेंट जस्टिफाई हो गई कि इस तरह से ये होना चाहिए था। यदि आप इसको कंट्रोल एल करेंगे तो ये लेफ्ट में अलाइन हो जाएगी, लेफ्ट साइड में, ठीक है। मान लीजिए ये कुछ इस तरह से यहाँ पे है, यदि आप कंट्रोल एल दबाते हैं तो ये लेफ्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जे के बाद एल भी हमने कर लिया, ठीक है। जे से जस्टिफाई हो जाएगा और कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आगे हम लोग बात करें यहाँ पे, तो उसके बाद है कंट्रोल के, हाइपर लिंक। हाइपर लिंक का मतलब यह होता है कि आपने कई बार देखा होगा कि क्लिक हेयर करके लिखा रहता है, ठीक है। तो क्लिक हेयर मतलब कि मान लीजिए कि कोई आप फॉर्म भर रहे हैं, नीचे में सबमिट का बटन या कहीं पे क्लिक हेयर का बटन जो है रहता है। यदि आप क्लिक हेयर में करेंगे तो दूसरे वेबसाइट में या कहीं पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं भी अपने टेलीग्राम जो ग्रुप होता है उसमें मैं लिंक वगैरह दे देता हूँ, ठीक है। तो आप दूसरे वेबसाइट पे उससे चले जाते हैं तो इसको बोलते हैं हाइपर लिंक, ठीक है। तो ये कंट्रोल के का बटन का यूज करके आप हाइपर लिंक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कंट्रोल के दबाऊंगा तो कई सारे यहाँ पे यूट्यूब वगैरह के यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको क्या करना है, क्या में करना है, कि कहाँ पे आपको ये करना है, ठीक है। तो ये हाइपर लिंक का ऑप्शन आ जाता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, कंट्रोल एल हमने दिखा दिया। कंट्रोल एम, इंडेंट द पैराग्राफ। अब पैराग्राफ को ये इंडेंट करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या दबाना है, फिर से देखिए, कंट्रोल एन, ठीक है, कंट्रोल एन, कंट्रोल एम करेंगे फिर एन पे आएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए एन करना है, कंट्रोल एम करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पैराग्राफ को इंडेंट कर रहा है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए पैराग्राफ कैसा था पहले, अभी पैराग्राफ कैसे बन रहा है। तो ये इंडेंट कर रहा है, राइट साइड में यहाँ पे खिसकाते हुए जा रहा है, देखिए, ठीक है। तो खिसकाते हुए जा रहा है, तो ये इंडेंट करने का काम जो है कंट्रोल एम करता है। उसके बाद आता है कंट्रोल एन, एन, ठीक है, एन फॉर नागालैंड। कंट्रोल एन में क्या होगा, कंट्रोल एन में एक नई फाइल खुल जाएगी, एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। जैसे यहाँ पे कंट्रोल एन जैसे ही दबाऊंगा मैं, देखिए एक नया फाइल खुल गया, एक नया डॉक्यूमेंट खुल गया, ठीक है। तो कंट्रोल एन से नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है। तो हमने उसे बंद कर दिया क्रॉस में जाके, ठीक है। चलिए, बंद करने का और भी ऑप्शन है, मगर आगे दिखाऊंगा मैं कैसे और ऑप्शन से बंद कर सकते हो आप, ठीक है। तो कंट्रोल एन से क्या हो गया, न्यू डॉक्यूमेंट खुल गया। उसके बाद कंट्रोल ओ, ओपन अ डॉक्यूमेंट, एक नया डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट खुलेगा। जैसे मान लीजिए कंट्रोल ओ दबाते हैं तो एक डॉक्यूमेंट आपका खुल जा रहा है। जैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास है, ये पूरा डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पे बता दी जाएगी। तो कंट्रोल ओ समझ के बाद कंट्रोल ओ से पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ जाती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, देखिए, कंट्रोल ओ के बाद आएगा पी। तो कंट्रोल पी से प्रिंट होती है। मान लीजिए किसी भी चीज को आपको प्रिंट करनी है, मान लीजिए यहीं पे आपको कोई चीज लिखा हुआ है, मान लीजिए फेसबुक लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेरी फेसबुक है और यहाँ से आप यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, हालांकि, ठीक है, लॉगिन किया हुआ नहीं है। चलिए, यहाँ पे कंट्रोल पी जैसे ही दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आपकी प्रिंट हो जाएगी। यहाँ से आप प्रिंट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको क्या करेगा, यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। सेव करिएगा तो पूरी पीडीएफ यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। या आप यदि प्रिंट का कुछ आपने प्रिंटर वगैरह लगाया हुआ है तो प्रिंट हो जाएगी। समझ गए बात। तो यहाँ पे हमारा क्या था, कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। तो आप इसको भी प्रिंट कर सकते हो कंट्रोल पी दबा के, या कोई भी डॉक्यूमेंट में कंट्रोल पी दबा दीजिए, प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद है कंट्रोल क्यू। इसमें क्या होता है, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। इसमें पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का रिमूवल होता है। कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कंट्रोल क्यू और कंट्रोल स्पेस, ये दो चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कंट्रोल स्पेस पहले दिखाता हूँ। मान लीजिए ये पूरी हमें सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल स्पेस दबा दिया हमने। कंट्रोल स्पेस दबाने से क्या हुआ, आपने गौर किया, फिर से मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी देखिए कुछ चीजें क्या है, तो कुछ चीजें यहाँ पे बोल्ड है, ठीक है। आलिया भट्ट, रणबीर कपूर अब बोल्ड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें बोल्ड है, कुछ चीजें बोल्ड नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और आप चाहते हैं कि सभी चीजों को एक बराबर करना है, बोल्ड कोई नहीं रहेगा, ठीक है। तो कोई नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल स्पेस दबाएंगे। देखिए बोल्डनेस सबकी खत्म हो गई। समझ गए बात, कंट्रोल स्पेस, कंट्रोल और स्पेस दबाने से ये होता है। मगर हमारा पढ़ना था कंट्रोल की। कंट्रोल की से क्या होगा, ध्यान से देखिएगा,
कंट्रोल क्यू जैसे ही दबाएंगे आप, क्या हो गई, ये जो चेन्नई है, ये चेन्नई सुपर किंग बिल्कुल लाइन में आ गई है और ऊपर से नीचे एक लाइन में ये आ गई। तो कंट्रोल क्यू का भयानक यूज आपने देखा, यहाँ पे एक डॉटेड थी, यहाँ पे एक डॉट भी था यहाँ पे, राइट। ये डॉट मैं फिर से देता हूँ, फिर कंट्रोल क्यू दबाइए, कंट्रोल क्यू दबाएंगे ये डॉट अपने आप हट जाएगा और चेन्नई सुपर किंग आ जाएगी लाइन में। तो ये कंट्रोल क्यू, हालांकि ये शॉर्टकट की कंट्रोल क्यू हमेशा काम नहीं करता, कुछ कुछ जगह पे मान लीजिए पहले से अलाइन है तो क्या काम करेगा, है ना, भूख लगेगा तभी तो खाता है आदमी। तो वही चीज है कि हमेशा काम नहीं करेगी, ठीक है। मगर आपको जब जरूरत होगी अलाइनमेंट वगैरह करना है तो आराम से ये बहुत मजेदार यहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है कंट्रोल आर, तो इससे राइट अलाइनमेंट हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट। जैसे मान लीजिए इसको आपको राइट में खिसकाना है तो कंट्रोल आर कर दीजिए, राइट में खिसक गया। आप इसको यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ऊपर वाली शॉर्टकट यहाँ से भी, बट हमें करना है शॉर्टकट की का यूज, इसलिए हम यहाँ से कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग एस पे। कंट्रोल एस तो बच्चा बच्चा जानता है, सेव होता है, ठीक है। मान लीजिए इसको सेव करना है, कंट्रोल एस करेंगे आप, तो यहाँ से ये फाइल सेव हो जाएगी। कुछ भी फाइल आप सेव कर सकते हैं। आप यदि एमएस वर्ड की फाइल सेव करनी है तो इसको कंट्रोल एस दबाइए, तो ये हो जाएगी सेव, ठीक है। आपको सेव मांगेगा मगर मैं यहाँ पे कैंसिल कर दे रहा हूँ, आप चाहे तो सेव कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आएंगे कंट्रोल टी के ऊपर। कंट्रोल टी क्या है, तो कंट्रोल टी बहुत मजेदार है, इससे एक नया टैब खुल जाता है इंटरनेट ब्राउजर पे। जैसे मैं एक ब्राउजर पे हूँ और ये ब्राउजर आप देख पा रहे हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले इसका नाम था, अभी नया नाम क्या है मैं खुद भूल गया हूँ, यदि आपको याद है तो कमेंट में आंसर करिएगा, ठीक है। तो ये आप ग्रीन वाला जो देख रहे हैं ना, ये वाला ब्राउजर, ठीक है। तो ये इनबिल्ट आता है ये। तो अब कंट्रोल जैसे यहाँ पे मैं करूंगा क्या, कंट्रोल टी, तो एक नया टैब खुलेगा, टी फॉर टैब, तो एक नया टैब खुल गया और बाइडन साहब यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। तो हमने देख लिया कंट्रोल टी का यूज। कंट्रोल यू का क्या होता है, अंडरलाइन होती है चीजें, चीज को आप किसी भी चीज को अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आईपीएल रिकॉर्ड को अंडरलाइन करना है, आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और दबा देंगे कंट्रोल यू। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन हो गई, नीचे में हो गई ना। इसका यूज आप यहाँ से भी कर सकते थे, इस जगह से, ठीक है, इस जगह से आप अंडरलाइन कर सकते थे, आपके पास ऑप्शन था, बट हमें करना है शॉर्टकट का क्या प्रयोग, शॉर्टकट की का प्रयोग, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल वी। प्लीज लाइक कर दीजिएगा यदि वीडियो पसंद आए तो, रात के 2 बजे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। चलिए कंट्रोल वी का मतलब पेस्ट होता है, हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। मान लीजिए किसी भी चीज को कॉपी करना है, जैसे मान लीजिए आईपीएल रिकॉर्ड को कॉपी करना है, तो यहाँ से आपको कंट्रोल सी दबाना होगा, कॉपी हो गई। अब इसको मान लीजिए आपको पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी दबा दीजिए, पेस्ट हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है कंट्रोल डब्ल्यू। तो कंट्रोल डब्ल्यू में क्या होता है, क्लोज विंडो और टैब। अब किसी भी विंडो को यदि आपको बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल डब्ल्यू दबाएंगे, ठीक है। तो मैं यदि अभी यहाँ पे दबाऊंगा तो पूरी बंद हो जाएगी, ठीक है। आप दबा के देख लीजिएगा वो बंद हो जाती है विंडो। ये विंडो बंद करना है, कंट्रोल डब्ल्यू दबाइए, बंद हो जाएगा। कोई टैब बंद करना है तो बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद कंट्रोल एक्स करेंगे, तो कंट्रोल एक्स से कट हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए किसी भी चीज को कट करना, मान लीजिए आईपीएल रिकॉर्ड को या रन को मान लीजिए कट करना, बहुत हो गया ये रन को आपको मान लीजिए कट करना, क्या करेंगे आप, कंट्रोल एक्स, फिर ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे एक्स का मतलब कट होता है, ठीक है। तो कंट्रोल और एक्स दबाइए, कट हो गई ना, मजेदार। चलिए यहाँ पे रन हो गया गायब, ठीक है। चलिए उसके बाद कंट्रोल वाई, रिड्यू का ऑप्शन, रिड्यू का, और वीडियो में कमेंट करके आंसर करिएगा जरूर कि वीडियो आपको कैसा लगा। कंट्रोल वाई से होता है रिड्यू। रिड्यू का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से। मान लीजिए आपको यहाँ पे इसको, मान लीजिए आपने बोल्ड कर दिया, मान लीजिए हमने यहाँ से इसको बोल्ड कर दिया। अब आप चाहते हैं कि नहीं हमें इसको रिड्यू करना, बोल्ड से वापस जैसा सिंपल आदमी था वैसा करिए। तो आप क्या करेंगे, एक तो आप यहाँ पे इस बटन को टॉप में लेफ्ट साइड में जो बटन है इसको आप अंडू कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अंडू करना, इसे कहते हैं अंडू करना, ठीक है। हमने इसे अंडू कर दिया तो कंट्रोल, देखिए ध्यान से देखिए, अंडू का काम कंट्रोल, यहाँ पे ध्यान से देखिए, जेड से आप कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से फिर से देखिएगा, मान लीजिए हमें इसे क्या करना है, इसे बोल्ड करना है, ठीक है। पहले हमने क्या किया, इसे रणबीर कपूर को बोल्ड करिए सिर्फ। चलिए रणबीर कपूर को हमने, रणबीर कपूर आईपीएल रिकॉर्ड को बोल्ड कर दिया, ठीक। अब हमें करना क्या है, इसे रिड्यू करना है या अंडू करना है। पहले हम अंडू करेंगे, कंट्रोल जेड से मान लीजिए इसको अंडू कर दीजिए, कंट्रोल जेड कर दिया, देखिए अंडू हो गया। अब इसको फिर से वापस लाना है, नहीं फिर से रणबीर कपूर को बोल्ड करिए। हम क्या करेंगे, रेडियो करेंगे, और वो किससे करेंगे, यहाँ पे देखिए कंट्रोल वाई से करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल वाई हमने दबाया,
देखिए वापस रणबीर कपूर आईपीएल रिकॉर्ड बोल्ड हो गया। ठीक है, चलिए क्लीन बोल्ड। अगला यहाँ पे देखिए प्रिंट प्रिंट स्क्रीन। ठीक है, PRNTSCN। ठीक है, काफी मजेदार है। इससे आप प्रिंट कर सकते हैं। तो आपके कीबोर्ड में PRNT प्रिंट स्क्रीन होता है, हालांकि ये बटन ऐसे काम नहीं करता कई बार। तो आप क्या करेंगे, फंक्शन बटन को दबा के प्रिंट करेंगे तो आपका प्रिंट हो जाएगा। या यहाँ पे शिफ्ट बटन प्रिंट दबा के, कई का होता है कि शिफ्ट बटन दबा के होता है, किसी का कंट्रोल बटन दबा के प्रिंट होता है। तो आप देख लीजिएगा आपके में प्रिंट जो है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए प्रिंट से और एक मैं बता देता हूँ। तो मैंने बताया कि प्रिंट आपका कैसे होगा, या आप अपने में चेक कर लीजिएगा। कई बार विंडो बटन दबा के प्रिंट होता है, जैसे मेरे में विंडो जो बटन है उसके बाद प्रिंट स्क्रीन वाला जो बटन है, जो डिलीट के बगल में मिलता है, F12 के बगल में देखिए प्रिंट स्क्रीन आपको मिलेगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल सबसे आगे वाला में, जो F1 F2 F3 करके F12 के बगल में आपको प्रिंट स्क्रीन मिलेगा, फिर डिलीट मिलेगा। तो आप विंडो बटन दबाइए। ठीक है, विंडो बटन आपको पता होगा, विंडो का जो सिंबल होता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपका सिंबल होगा, और इसमें इस तरह से जो है सिंबल बनी होगी चार कोना। ये विंडो का जो विंडो का सिंबल है। ठीक है, तो ये विंडो का सिंबल दबाइए और प्रिंट स्क्रीन दबाइए, आपका ये स्क्रीन एक स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट दबाएंगे, लिखेंगे, तो ये पूरा स्क्रीनशॉट यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन करके आप पूरा जो है स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि आपने कौन सा स्क्रीनशॉट लिया है। तो यहाँ पे पूरी फाइल आपको यहाँ पे दिख पाएगी, जैसा कि मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया, ये स्क्रीनशॉट आपकी आएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला जो है वो क्या है, देखिए प्रिंट स्क्रीन हो गया। प्रिंट स्क्रीन से और एक मैं बताता हूँ आपको शॉर्टकट की, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, उसको मैं बता देता हूँ। आपको करना है शिफ्ट बटन, ठीक है, शिफ्ट बटन, उसके बाद कंट्रोल, कंट्रोल शिफ्ट एस। ठीक है, यदि आप कंट्रोल शिफ्ट और एस बटन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस, ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट और एस, कंट्रोल शिफ्ट और एस बटन, ठीक है, यदि आप करते हैं तो यहां से आप जो है स्नीप कर सकते हैं। मान लीजिए इसको आपको स्नीप करना है, काटना है, तो यहां से आप लेकर इसको ऐसे करके कट कर सकते हैं, और इसको आप छोड़ दीजिए। तो यहां से आप कॉपी भी कर सकते हैं, इसको कॉपी हो गई इसकी, और आपके स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप स्क्रीन स्नीप कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ये मजेदार है, इसका मैं यूज हमेशा करता हूँ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अल्ट टैब की। अल्ट और टैब, अल्ट बटन और टैब बटन दबाइए तो स्विच टू नेक्स्ट ओपन प्रोग्राम, एक नया जो प्रोग्राम खुला हुआ है उसमें चले जाओगे। उसके बाद कंट्रोल होम करेंगे तो बिगिनिंग फाइल में आप चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पे नहीं दबा रहा हूँ, कंट्रोल और होम बटन आप दबा के देखिए, आप बिल्कुल मतलब कि होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल एंड करने से क्या होता है कि आप एंड फाइल में चले जाएंगे। उसके बाद अल्ट शिफ्ट और टैब तीनों दबा दीजिए, तो ये प्रीवियस ओपन जो प्रोग्राम था उसमें आप पहुंच जाएंगे। अल्ट F4 करेंगे तो विंडो क्लोज हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी, जो मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, यदि कर दूंगा तो आप वीडियो देख ही नहीं पाएंगे। उसके बाद F2 करेंगे, कंट्रोल और F2, तो इससे हो जाएगी प्रिंट प्रीव्यू आपकी आ जाएगी कि किस तरह से आप यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है F1, F1 से हेल्प आता है, F2 से एडिट या रीनेम आता है, F3 से आपकी टू ओपन द फाइंड और सर्च फीचर ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, तो किसी भी ऑपरेटिंग प्रोग्राम की पूरी ये सिस्टम में बता देगा कि कैसे ओपन करना है, टू ओपन द फाइंड और सर्च प्रोग्राम, पूरा फीचर्स इसमें बताता है ये F3 से। उसके बाद F4 में प्रॉपर्टीज बताता है, और F5 में गो टू बताता है, F6 में टू मूव द नेक्स्ट कर्सर टू द एड्रेस बार इन इंटरनेट ब्राउजर। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए F6 में दबा के दिखाता हूँ, मान लीजिए F6 मैंने दबा दिया। ठीक है, तो F6 में देखिए, ध्यान से देखिए, तो ये था पहले। ठीक है, ये पहले मान लीजिए यहाँ पे सचिन तेंदुलकर था, ये कुछ भी हमने लिखा है, मान लीजिए F6 करेंगे तो ये एड्रेस बार में पहुंच जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एड्रेस बार में पहुंचेगा, एड्रेस बार का मतलब दिस इज एड्रेस बार, ये एड्रेस बार में पहुंच चुका। ठीक है, समझ के बाद, और ये हो गई ब्लू, ब्लू ब्लू। ठीक है, सर्फ एक्सेल यूज करते हैं तो ब्लू रहेगी। उसके बाद हम लोग बात करें तो अगला क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये तो स्क्रीनशॉट थी ना, ये थी स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए मैं आगे यहाँ पे चलता हूँ। यहाँ पे क्या है, अगला जो था वो था F7, स्पेलिंग चेक होती है इससे। ठीक है, आपको यदि किसी की स्पेलिंग वगैरह चेंज करनी है तो वो F7 से होगी, F12 से सेव एज हो जाएगा, और ESC बटन जो है सबसे लेफ्ट में, टॉप में, राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर में होता है, उससे स्कैप हो जाता है, मतलब वो बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको ये बंद करनी है तो ESC दबाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बंद होने का ऑप्शन, जैसे मान लीजिए आप पावर पॉइंट वगैरह यूज करते हैं तो उसमें ये कमाल की चीज है, जिससे ये बंद हो जाती है चीजें।
कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो यहाँ पे सवाल हो सकता है इस तरह से भी दे कि मॉडर्न कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के जो आविष्कारक है वो है चार्ल्स बेबेज, आपको पता होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा एनियक, ENIAC। तो यहाँ पे इसका यदि ऑप्शन आपको, यदि इसका फुल फॉर्म यदि आपको पता है तो कमेंट में आंसर करिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हम। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1946 में। अगला सवाल है हमारा, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संगणक। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 दिसंबर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे क्या कहानी है चलिए जान लेते हैं। देखिए, NIIT नीट का नाम आपने जरूर सुना होगा, कंप्यूटर की जानी मानी संस्था है और इन्होंने अपनी 20वीं जो वर्षगांठ है वो मनाई थी 2001 में और 2 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नीट की, और पहली बार 2001 में जो है 2 दिसंबर को ये मनाया गया था विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 2 दिसंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा, इनमें से कौन इनपुट इकाई है? तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इनपुट आउटपुट, आपको पता है इनपुट का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर में कुछ आप फीड कर रहे हैं डेटा, आपको कुछ भी पता करनी, मान लीजिए कंप्यूटर से आप जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर जी आप बताइए कि 2 + 3 कितना होता है। ठीक है, मान लीजिए आप ये जानना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, 2 और 3 लिखोगे, इनपुट दोगे ना ये। ठीक है, तो ये हो गए इनपुट, और कंप्यूटर आपको डेटा 5 देगा, तो वो हो जाएगी आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से कौन इनपुट इकाई है वही बोल रहा है। तो कीबोर्ड से आप इनपुट डाल सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। माउस, माउस से भी आप इनपुट आराम से डाल सकते हो, कहीं पे क्लिक करके आप ये कर सकते हैं, तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद स्कैनर की हम लोग बात करें तो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस हो सकती है। स्कैनर से आप कुछ भी स्कैन करके उसमें डाल सकते हो और उसमें आप इमेज को भी सर्च कर सकते हो कि भाई इसी तरह का एक इमेज आप इंटरनेट में शो कर दीजिए। तो ये तीनों ही चीज जो है वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल हमारा, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, या यूं कहें कि 1 KB इज इक्वल टू कितना इक्वल के बराबर होता है? तो 1 KB जो है, यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट दी हुई है, देखिए 4 बीट जो है 1 निबल के बराबर होती है। ठीक है, यदि आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो आराम से देखिए, यहाँ पे 4 बीट 1 निबल के बराबर होती है, और 1 निबल के जगह में 2 निबल यदि हम लोग कर दें, 2 निबल, तो 8 बीट हो जाएगी ना, क्योंकि 1 निबल 4 बीट है, तो 2 निबल 8 बीट हो जाएगी। तो 8 बीट जो होती है वो 1 बाइट के बराबर होती है। ठीक है, या हम यूं कहें कि 2 निबल या 8 बीट एक ही बात है, 1 बाइट के बराबर होती है। 1024 बाइट 1 किलो बाइट के बराबर होती है, 1 KB के बराबर होती है। इस तरह से पूरी लिस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी। और यहाँ पे हमारा जो सवाल था वो था 1 KB का, तो 1 KB किसके बराबर है देख लीजिए, तो 1024 बाइट के बराबर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1024 बाइट। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या, देखिए 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1024 KB। नेक्स्ट सवाल हमारा, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1024 MB। ठीक है, तो 1 GB जो होता है हमें पता है कि 1024 MB के बराबर होता है। नेक्स्ट सवाल हमारा, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आईसी। ठीक है, तो आईसी चिप जो होता है वो बना होता है, देखिए आईसी की हम लोग बात करें तो यह सिलिकॉन से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है, सिलिकॉन से, इसको सिलिकॉन चिप भी बोला जाता है। ठीक है, तो आईसी चिप जो होता है, ठीक है, ये मतलब कि मिट्टी से बनाया जाता है, ये जो सिलिकॉन होता है ना, ये मिट्टी से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, ये आईसी चिप आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा, तो आईसी चिप का यूज कई ज्यादा हर जगह में इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, इंटरनेट के पते में एड्रेस में पद HTTP, ठीक है, HTTP, ठीक है, का सही रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, आपको पता है HTTP, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल हमारा, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लोगो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या, चलिए स्क्रीन के ऊपर देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, सीपीयू हमें पता है कि सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये पूरी प्रोसेस करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए आपको डेटा चाहिए कंप्यूटर से कि भाई कंप्यूटर महाशय आप बताइए कि 2 + 3 कितना होता है, या 2 - 3 या 2 × 3, कुछ भी, जो भी आप कंप्यूटर से जानना चाहते हैं कितना होता है। यदि ट्रांसलेट जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर ट्रांसलेट भी ऑप्शन आता है,
ट्रांसलेट करके कंप्यूटर जी बताइए। तो ये सारा काम हमें पहले इनपुट करना पड़ता है। हम मान लीजिए ट्रांसलेट जानना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर आई नो का आपको पता करना है ट्रांसलेट। जैसे मैंने यहाँ पे ये इंग्लिश है और ये हिंदी है, तो मैंने इसे ट्रांसलेट किया है। मैंने इंग्लिश में लिखा, हिंदी में ट्रांसलेट किया, या कभी मैंने हिंदी में लिखता हूँ, इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो ट्रांसलेट होती है, तो वो ट्रांसलेट जो है वो कंप्यूटर कर देता है, लेकिन कई बार उसमें एरर भी आ जाता है, तो उसे हमें बहुत ध्यान से करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर की हम लोग बात मान लीजिए अभी नहीं लेते। मान लीजिए एक कंप्यूटर जो है वो ट्रांसलेट कर रहा है, वो भी एक ऑपरेशन है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इनपुट तो देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने ये हिंदी वाला इंग्लिश वाला हिंदी वाला दे दिया, और कंप्यूटर महाशय ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे दिया। तो कैसे किया ये, तो हमने दिया पहले इनपुट हिंदी में, फिर क्या किया, इनपुट जो है सेट हो गया कंप्यूटर में, और सीपीयू ने उसे रीड किया। और सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू की तीन चीजें होती है, ध्यान से देखिएगा। तो सीपीयू के बारे में मैं बता दूं, सीपीयू में एक होता है एएलयू, एक होता है सीयू, और एक होता है रजिस्टर, ठीक है। ये सीपीयू के मतलब कि क्या बोलेंगे कि इसकी यूनिट होती है ये, ठीक है। तो पहला है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा है कंट्रोल यूनिट, ठीक है, और तीसरा होता है रजिस्टर, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे कि आखिर कैसे काम करते हैं। चलिए समझ लेते हैं। पहले जैसा कि हमने कहा कि अभी मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 2+3 करना है, या 2-3 करना है, या 2×3 करना है। इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे अरिथमेटिक काम होगा, अंक गणितीय काम होगा, यहाँ पे जोड़ घटाव करना है ना, तो अरिथमेटिक काम होगा, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक काम जो है वो एएलयू कर देगा। कौन करेगा, सीपीयू में ही एक होता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये अरिथमेटिक वाला भी काम कर सकता है, लॉजिक वाला भी काम करेगा, ठीक है। लॉजिक का मतलब है इसमें तीन टाइप के गेट का यूज होता है, एंड गेट, ठीक है, नॉट गेट और गेट। तो गेट कई तरह के होते हैं, हालांकि दो को मिक्स करके भी आप गेट बना सकते हैं, बट मेन जो गेट है हम बात करें एंड, नॉट और गेट, ठीक है। तो इन गेट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो लॉजिक वहाँ पे कंप्यूटर जो है लगाती है, और इस तरह से यहाँ पे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो पूरा एक तो अरिथमेटिक काम भी करेगी, और लॉजिकल जो काम होता है वो भी काम करेगी। कौन छोटा है कौन बड़ा है, इस तरह की सारी चीजें वो कर देती है कौन, तो एएलयू कर देती है, ठीक है। समझ के बाद उसके बाद हम लोग बात करें तो कंट्रोल यूनिट की बात करेंगे। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, पूरा कंट्रोल करता है कि जैसा कि हमने मान लीजिए इनपुट दे दिया, अब इनपुट को कैसे करना है, कैसे रीड करना है, कैसे प्रोसेस करके कैसे आउटपुट निकालना है, ये काम सीयू करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा। कंट्रोल यूनिट ही एएलयू को बताएगा कि एएलयू तुम ये काम करो, ठीक है। तो एक तरह से कंट्रोल यूनिट गार्जियन हो गया, अभिभावक हो गया, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर एक तरह का मेमोरी होती है, टेम्पररी टाइप की मेमोरी। मतलब कि रजिस्टर क्या होगा, देखिए अब ये क्या होता है, जैसे ऑपरेशन हो रहा है तो थोड़ी जो मेमोरी होती है वो रजिस्टर में सेव हो जाती है, ताकि कंप्यूटर जल्दी से जल्दी काम कर पाए, ठीक है। तो ये चीज होती है, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को याद रखिएगा, ताकि तो रजिस्टर आराम से, रजिस्टर से डेटा ले लेगी कंप्यूटर और आराम से वो फंक्शन करेगी, ताकि कंप्यूटर फास्ट काम कर सके। समझ गए बात। तो यहाँ पे हमारा सवाल क्या था, देखिए फिर से सवाल, सीपीयू का फुल फॉर्म हो चुका। हमारा नेक्स्ट सवाल था ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज, तो ये सारा जो ब्रेन है वो किसने किया, सीपीयू ने किया, इसलिए सीपीयू इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों चलेंगे, अगला सवाल है हमारा, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वुल्फ्रेम अल्फा। देखिए गूगल की हम लोग बात करें, याहू की बात करें, तो इन दोनों से आप परिचित हैं। बाइडू ये भी एक सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, बाइडू भी सर्च इंजन है, बिंग BING बिंग ये भी एक सर्च इंजन है, ठीक है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद बाइडू भी एक सर्च इंजन है, बाइडू चाइना की है, ठीक है। चाइना गूगल वगैरह यूज नहीं करता, वहां पे बाइडू चलता है, ठीक है। तो चाइना बहुत एक होशियार कंट्री है, ठीक है, वो खुद अपना ऐप सारा चीज यूज करता है, ठीक है। और हमारी बाकी जो कंट्री है, क्योंकि चाइना में एक तरह से देशभक्त आप बोलेंगे इस मामले में, तो काफी आपको ज्यादा मुझे लगता है कि मिलते हैं, ठीक है। हालांकि सरकार दबा के भी रखती है, ठीक है, लोगों को दबा के भी रखती है चाइना में, तो एक अलग चीज है। खैर उस पर हम नहीं जाएंगे आज। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। समझ गए बात, ये एक सर्च इंजन नहीं है, बल्कि यहाँ पे लोग कई तरह की चीजें सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप गूगल करिएगा तो आपको पता लगेगा कि किस तरह ये काम करता है। नेक्स्ट सवाल हमारा है, सीपीयू के एलयू में क्या होता है। सीपीयू में ही एएलयू होता है। मैंने कहा कि सीपीयू में क्या क्या होता है, एक तो एएलयू होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे सीपीयू के एएलयू में क्या होता है, तो यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। रैम स्पेस होता है, रजिस्टर होता है, बाइट स्पेस होता है, इनमें से सभी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा
कि रजिस्टर होता है, ठीक है। तो सीपीयू, ठीक है, के एलयू में रजिस्टर होता है। तो यहाँ पे सही आंसर देखिए, यहाँ पे सीपीयू और एएलयू, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि देखिए एएलयू जो काम होता है करता है वो रजिस्टर के आधार पर ही काम करता है, ठीक है, कि रजिस्टर में क्या चीजें सेव है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रजिस्टर। हो सकता है नेक्स्ट सवाल इस तरह से पूछ दे कि इनमें से कौन सा सीपीयू एएलयू के अलावा, ठीक है, सॉरी इस तरह से नहीं, सवाल इस तरह से पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। सीपीयू लिख देगा, उसके बाद लिख देगा, सॉरी यहाँ पे लिखेगा एएलयू, उसके बाद लिख देगा सीयू, बोलेगा कि सीपीयू में एएलयू सीयू के अलावा और कौन सी चीज होती है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रजिस्टर, क्योंकि सीपीयू में एएलयू भी होता है, सीयू भी होता है और रजिस्टर भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा, गणना और तुलना, मतलब कि गणना का मतलब अरिथमेटिक और तुलना का मतलब कंपैरिजन, मतलब लॉजिकल, मतलब एएलयू की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो एएलयू, समझ गए बात। चलिए यहाँ पे वही, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर यूज फॉर कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हार्डवेयर, ठीक है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है, तो सही आंसर हो जाएगा प्रोसेसर कहलाता है, ठीक है। तो प्रोसेसर मतलब वही हो गया। तो बेसिकली सीपीयू की बात यहाँ पे हो रही है, देखिए यहाँ पे। तो प्रोसेसर की हम लोग बात करें तो इंटेल प्रोसेसर काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है, इंटेल प्रोसेसर जो है वो ज्यादा फेमस है। तो यहाँ पे कई तरह की प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा, i3, i4, i5, ठीक है। तो यहाँ पे अगला सवाल हमारा क्या है, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग क्या है। तो तीन मुख्य भाग क्या है, तो यहाँ पे प्रोसेसर बोल दे, या हो सकता है यहाँ पे सीपीयू लिख दे, एक ही चीज है, ठीक है। तो सीपीयू के तीन भाग या प्रोसेसर के तीन भाग, तो एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर जो हमने अभी बताया वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा, नेक्स्ट सवाल है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है। तो क्या करता है ये, गणनाएं और कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग करता है, परफॉर्म कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग, ठीक है। तो हमने वही देखा सीपीयू का फंक्शन क्या था, तो हमने देखा कि एक तो ये कैलकुलेशन वगैरह करेगा, प्रोसेसिंग सारा करेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। तो बेसिक काम कौन सा नहीं है, तो टेक्स्ट को स्कैन करना ये काम नहीं है इसका, डेटा को प्रोसेस करना ये काम होता है, इनपुट भी लेता है ये, और डेटा को स्टोर करने का काम भी कंप्यूटर का होता है, बट टेक्स्ट को स्कैन करना स्कैनर का काम होता है। किसका काम होता है, स्कैनर का काम होता है, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को याद रखिएगा, ये एक अलग जो है डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, सॉरी, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल हमारा, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता, ठीक है। तो कौन सा कार्य नहीं करता, तो अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं होता। हालांकि आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अभी तो एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो कंप्यूटर समझता भी है चीजों को, बट कंप्यूटर एक्चुअल में वो डेटा पे काम करता है। आप जैसा डेटा उसमें फीड करोगे, तो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो डेटा पे काम करती है, ठीक है। आपकी पूरी डिटेल वो ले लेगी, आपके मोबाइल में सारा डिटेल जो है वो गूगल के पास जा रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, उसमें ऑप्शन भी रहता है गूगल में, ठीक है, सेटिंग का, लोकेशन ऑन करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं, ये सारी वहां पे रहती है। फिर भी गूगल तो पता कर ही लेता, कितना भी ऑफ करके आप रखेंगे, ठीक है, कभी ना कभी आप कोई चीज सर्च करेंगे, पता लग जाएगा। और जैसे ही सर्च करते हैं आप, यदि मान लीजिए आप फ्लाइट का सर्च करें, देखिएगा आपको ईमेल आने स्टार्ट हो जाएंगे, या आपको ऐड आने स्टार्ट हो जाएंगे फ्लाइट की, कि 20% डिस्काउंट वाला। ये कैसे पता लगता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता लगता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे हम बात करें गूगल मैप की, तो गूगल मैप से पता लग जाता है कि किसी रूट में जाम है या बिल्कुल सही रूट है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही पता लगता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज आज के जमाने में हो गई, ठीक है। तो ये डेटा से ही काम करता है हालांकि, ठीक है। तो डेटा स्टोर करता है, उसी पे वो पूरा देखता है कि हाँ ये चीजें हो रही हैं। तो इस तरह से अंडरस्टैंडिंग की हम लोग बात करें, तो कंप्यूटर की का अपना ब्रेन नहीं है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि अंडरस्टैंडिंग का कार्य कंप्यूटर नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, तो सीपीयू में होती है। नेक्स्ट सवाल, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो यहाँ पे सीपीयू द्वारा होता है, इनपुट डाला आउटपुट मिल गया। नेक्स्ट सवाल हमारा, कंप्यूटर का किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो एक आर्टिफिशियल ब्रेन है ये, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, प्रथम गणना यंत्र है, तो यहाँ पे अबेकस हो जाएगा, प्रथम जो गणना यंत्र है, ठीक है, कैलकुलेटिंग जो मशीन है वो है अबेकस, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर जो होता है वो सबसे तेज कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्चिंग वगैरह में इनका यूज किया जाता है, वैज्ञानिक लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा, समान रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है, तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो समान रूप से हम लोग यूज करते हैं,
ठीक है। हम उसे क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं, राइट ना। माइक्रो मिनी, आपको पता है बहुत तरह के कंप्यूटर होते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। यदि सुपर कंप्यूटर का बात किया जाए कि सुपर कंप्यूटर पहला कौन सा है, तो हो जाएगा परम। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जैसे पूछा गया है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। और पहले कंसेप्ट को समझते हैं कि आखिर कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है। तो कंप्यूटर जो वर्ड है वो कंप्यूट से बना है, कंप्यूट, कंप्यूट से कंप्यूटर बना है। तो कंप्यूट का मीनिंग होता है कैलकुलेट करना, टू कैलकुलेट। तो बेसिकली जब कंप्यूटर का निर्माण हुआ था वो कैलकुलेटर के तरह हुआ था, ठीक है। तो एबेकस ने, आपको पता है कि उसका निर्माण किया था। तो आगे पूरी चीजों को हम लोग समझेंगे आखिर कैसे कैसे चीजें हुई। आगे हम लोग बात करें तो कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोसेस करते हैं इनपुट को, मतलब हम उसमें क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। चाहे हम कीबोर्ड से देते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हम लोग लिखेंगे सचिन, ठीक है। तो सचिन जो है वो हम लोग कीबोर्ड से इनपुट देंगे और क्या करेगी, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगी और वो बताएगी सचिन के बारे में। तो इस तरह से, या हम लोग मान लीजिए 2+3 करना चाहते हैं तो भी वो 2 और 3 को रीड करेगी। और ये बाइनरी में रीड करती है, बाइनरी, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को रीड करती है, जिसमें 0 और 1 हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो वो बाइनरी लैंग्वेज को रीड करेगी और फाइनली आपको एक प्रोसेस करके वो पूरा क्या दे देगी, आउटपुट दे देगी, ठीक है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, और जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें तो ब्लाइस पास्कल जी जो है उन्होंने फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर जो कैलकुलेटर है या कंप्यूटर जो भी कहें आप, उनका निर्माण किया था 1642 में, ठीक है। तो एडी में, विच इज कॉल्ड पास्कलाइन, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बना कब था, 1642 एडी में, या मैकेनिकल कैलकुलेटर कब बना था, तो 1642 एडी में। उसके बाद हम लोग बात करें तो चार्ल्स बाबेज का नाम आपने काफी सुना होगा, जिन्हें मॉडर्न कंप्यूटर का फादर कहा जाता है, या फादर ऑफ कंप्यूटर भी इन्हें कह दिया जाता है, ठीक है। तो चार्ल्स बाबेज ने क्या किया था, ये फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने एक ऑटोमेटिक कैलकुलेटर का निर्माण कर दिया था, और ये किया था 1833 में, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे, द क्रेडिट जो देखिए पहला जो प्रोग्राम बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था, लेडी आडा ऑगस्टा के द्वारा। ये स्टूडेंट थे किसके, तो बाबा, सॉरी मतलब चार्ल्स बाबेज के, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें तो एक काफी इंपॉर्टेंट है ENIAC 1, ठीक है। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ठीक है। तो एमसीक्यूज जब हम लोग कवर करेंगे तो कई सारे एमसीक्यूज पे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये जेपी इकार्ट और जॉन मॉसले जी ने ये पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो इन्वेंट किया था। तो सवाल पूछा जाता है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो ENIAC 1, ठीक है, जो कि 1946 में डिस्कवर किया गया था, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट रिवॉल्यूशन इसे हम कहेंगे। और इसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक वाल्व और वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था स्विच के लिए, ठीक है। जैसे स्विच ऑन ऑफ करना है ना, तो स्विच के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाल्व और वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। अगली हम लोग बात करें तो कंप्यूटर की 3 बेसिक यूनिट्स होती है, एक तो इनपुट होता है, आउटपुट होता है। दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे सीपीयू कहते हैं। इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, ब्रेन, मतलब ये सारी चीज, ये एक तरह का ब्रेन है कंप्यूटर का, ठीक है। उसके बाद मेमोरी यूनिट, जिससे हम लोग, मतलब कि मेमोरी होती है, मतलब कि इसमें सारी चीजें सेव हो जाती हैं, ठीक है। अगला हम लोग यहाँ पे चर्चा करें तो आखिर ये इनपुट और आउटपुट की हम लोग चर्चा हमने करी कि ये कंप्यूटर का एक बेसिक यूनिट होता है। तो पहले इसको कवर कर लेते हैं कि इनपुट आउटपुट होता क्या है। इनपुट का मतलब है जो हम लोग डेटा फीड कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम इनपुट कहते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो आउटपुट डिवाइस क्या होती है, तो आउटपुट डिवाइस का मतलब है जो आउटपुट बना के देती है कंप्यूटर प्रोसेस करके, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ठीक है। तो ये सारी आउटपुट हम देख पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करें तो एक होता है सॉफ्टवेयर, होता है एक होता है हार्डवेयर। ये आपको पता होगा कि सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि सॉफ्ट वाली चीज जिसे हम छू नहीं सकते, कंप्यूटर का वो भाग जिसे हम छू नहीं सकते। तो कई सारे इंस्ट्रक्शन जो हम लोग उसमें डालते हैं, मान लीजिए माउस में हम लोग लिख रहे हैं 2+3, तो ये जो डेटा हम लोग डाल रहे हैं दिस इज सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये सॉफ्ट डेटा है। और सॉफ्टवेयर जो होता है कई बार प्रोग्राम हम लोग उसमें बना देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई विंडोज हमने बना दी, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। मान लीजिए कोई एंटीवायरस है, ये भी एक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। तो ये सारी सारी चीजें सॉफ्टवेयर होती है। उसके बाद हम लोग बात करें हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर का मतलब जिसे आप छू सकते हो, जैसे हम लोग बात करें तो कैबिनेट पूरा कंप्यूटर का, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, दीज आर द हार्डवेयर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या होता है, ये हम लोग क्या करते हैं, इनपुट डालते हैं। मान लीजिए कुछ भी इनपुट डाल दिए, ठीक है, कि मान लीजिए भाई एक काम करो कंप्यूटर जी, आप 2+3 करिए, तो हमने उसमें इनपुट डाल दिया।
सीपीयू करेगा क्या, पूरा प्रोसेस करेगा इसमें, ठीक है, और उसमें फाइनली क्या करेगा, हमें एक आउटपुट दे देगा। तो ये होता है सीपीयू का काम, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें तो सीपीयू की 3 पार्ट होते हैं, एक तो एएलयू होता है, दूसरा होता है सी और तीसरा होता है रजिस्टर। अब ये क्या चीजें होती है, एएलयू को बोलते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक का मतलब होता है जैसे मान लीजिए जोड़ना है 2+3, ये अरिथमेटिक काम हो गया, ठीक है, या माइनस करना है 2-3, या 2 into 3 करना है, या डिवाइड करना है, ये दीज आर द अरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक मतलब अंकगणित, ये जो ऑपरेशन होते हैं, क्रियाएं होती हैं, वो एएलयू का काम होता है, अरिथमेटिक काम हो गया, ठीक है। तो एएलयू जो है दो तरह के काम करेंगे, एक तो अरिथमेटिक भी काम करेगा, मतलब जोड़ने घटाने का भी काम करेगा, दूसरा लॉजिकल भी काम करेगा। तो लॉजिकल काम जो होता है वो जैसे एंड गेट की हम लोग बात करते हैं, नॉर गेट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। 3 टाइप के गेट होते हैं सेमीकंडक्टर में, आपको पता होगा। तो इनका यूज होता है लॉजिकल ऑपरेशन में, ठीक है। तो कंप्यूटर में लॉजिक मतलब कि लॉजिक के आधार पर सारी चीजें की जाती हैं, वो सारी ऑपरेशन एएलयू करेगी और अरिथमेटिक ऑपरेशन भी करेगी, तो दोनों तरह की ऑपरेशन करेगी ये। आगे हम लोग बात करें तो कंट्रोल यूनिट क्या होती है, सीयू क्या होती है। तो सीयू मतलब ये पूरा कंट्रोल कर रही है, जैसे मान लीजिए ये एएलयू हो चाहे सीयू हो चाहे रजिस्टर हो, ये पूरा सीपीयू का पार्ट हो गया, ठीक है। अब सीपीयू का काम होता है इनपुट डाल के, जैसे इनपुट हम लोग ने डाला उसमें, तो पूरा प्रोसेस करेगी। तो कंप्यूटर क्या करती है, पूरा जो है उसमें कंट्रोल करके रखती है कि कैसे हम लोग उस चीज को आउटपुट के फॉर्म में बनाए। तो ये क्या करेगी कि दिस यूनिट डायरेक्ट द वर्किंग ऑफ सीपीयू, ठीक है। तो सीपीयू कैसे काम करेगी वो डायरेक्ट करती है, बताती है कि भाई ऐसे काम करो। इट फेचेस इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन को देखेगी, इंस्ट्रक्शन को रीड करेगी मेमोरी से, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन कंट्रोल करेगी फ्लो डेटा। और एलयू जैसे हम लोग, हमें पता है कि एलयू क्या करती है, अरिथमेटिक लॉजिकल जो ऑपरेशन है वो करती है। अब ये जो इंस्ट्रक्शन हमें मिली है, इनपुट जो मिला है, उसी के आधार पर ना एलयू काम करेगा। तो ये जो बताने वाला काम है, मतलब वो कंट्रोल यूनिट का, मतलब कंट्रोल यूनिट गार्जियन हो गया कि भाई एलयू आप ऐसे काम करो। कैसे काम करो, तो ये तो मेमोरी में सेव है। देखिए हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में सारी चीजें सेव होती है, ठीक है। ये मेमोरी 2 टाइप की होती है, टेम्परेरी मेमोरी और प्राइम मेमोरी। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग चीजों को समझेंगे कि एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है, ठीक है। ये क्या चीजें होती है आगे हम लोग देखेंगे। तो ये मेमोरी में ये सारी चीजें सेव होती हैं, ठीक है, और उसी के आधार पर ये काम करती हैं। तो कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि मेमोरी में जो चीजें हैं, तो ऐसे काम करना है भाई, ये काम करने का काम जो है वो कंट्रोल यूनिट करेगी। उसके बाद रजिस्टर क्या होती है, तो रजिस्टर एक तरह की मेमोरी है, ठीक है। तो ये क्या करती है, स्टोरेज रखती है, ठीक है, और ये जल्दी काम करेगी, ठीक है। रजिस्टर क्या करती है, ये जल्दी से सीपीयू को बताती है कि भाई ये हमें जो है फलाना आदमी ने 2+3 लिखा है, तो जल्दी से उसको इस तरह से ऑपरेट करना है, ठीक है। तो ये रजिस्टर क्या करती है, ये एक तरह से जल्दी से प्रोवाइड करती है डेटा, ठीक है। तो ये फास्टेस्ट मेमोरी एलिमेंट होता है कंप्यूटर का, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो मेमोरी यूनिट। अब हम लोग मेमोरी यूनिट पे आते हैं कि मेमोरी यूनिट कितने टाइप की होती है। तो 2 टाइप की यहाँ पे आप देखेंगे, एक तो प्राइमरी हो गई, दूसरी हो गई सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी का मतलब जैसे रैम हो गया और रोम हो गया। ये क्या करता है भाई, प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो ज्यादा कॉस्टली होता है। जब कंप्यूटर खरीदने जाएंगे हम लोग, तो प्राइमरी मेमोरी ज्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। जैसे रैम हम लोग देखते हैं कि भाई 8 GB का रैम हो, ठीक है, या रोम हम लोग देखें कितना रोम है वहां पे, ठीक है। तो रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो रैम जो होता है वो एक वोलाटाइल मेमोरी होता है। वोलाटाइल मेमोरी मतलब कि मान लीजिए जैसे हम लोग, मान लीजिए वर्ड में कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्ड में जब काम कर रहे हैं तो मान लीजिए कुछ भी हमने लिखा, वो मेमोरी को स्टोर करके रखने का काम जो है वो रैम करती है, ठीक है। जब तक आप कंप्यूटर ऑफ नहीं करते तब तक रैम में वो सारी चीजें होंगी, और आराम से जल्दी जो है डेटा जो है वो वहां से रीड करती रहेगी, ताकि जल्दी कंप्यूटर ज्यादा से ज्यादा काम करे फास्ट, ठीक है। इसलिए रैम जितना ज्यादा होगा, कंप्यूटर की जो क्लॉक स्पीड है, मतलब कंप्यूटर ज्यादा स्पीड से काम कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें रोम की, रीड ओनली मेमोरी। यह क्या करती है, सिर्फ रीड करती है डेटा को, ठीक है। तो रोम में बेसिकली क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, ये सारी चीजें रोम में डाल दी जाती है। मतलब कि कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी, मान लीजिए एचपी है, डेल है, या दूसरी कोई कंपनी है, वो क्या करेगी, सारी डेटा रोम में डाल देगी, ठीक है। और रोम को बेसिकली हम लोग चेंज नहीं कर सकते, मतलब रोम में हम लोग कुछ डेटा डाल नहीं सकते, ठीक है। हालांकि और एक टाइप की रोम होती है जिसे हम पी रोम कहते हैं, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डेटा को चेंज भी कर सकते हैं। तो रैम जो होती है वो रीड और राइट मेमोरी होती है, ठीक है। रैम जब रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, तो इसमें रीड और राइट दोनों करने का काम इसमें कर सकते हो आप। उसके बाद हम लोग बात करें सीपीयू कैन चेंज द कंटेंट ऑफ रैम, मतलब रैम का कंटेंट चेंज किया जा सकता है, ठीक है।
बट रोम को आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मैंने कहा पी रोम चेंज हो सकती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो हाउएवर हैज द ऑप्शन ऑफ बीइंग प्रोग्राम, फिर से प्रोग्राम आप उसमें कर सकते हो। तो ये एक पी रोम की नई फैसिलिटी दी गई है। हालांकि यदि आपसे पूछा जाए कि रोम क्या उसमें आप प्रोग्राम कर सकते हो, तो आंसर होगा नहीं। जब तक पी रोम ऑप्शन में ना दिखे तब तक आप लिखोगे कि रोम को अल्टर नहीं किया जा सकता, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं की जा सकती, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो इन्फॉर्मेशन इज स्टोर। देखिए रोम का क्या काम है, रोम में इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी है, मतलब ये रीड करेगी ना सिर्फ, तो इसमें इन्फॉर्मेशन पहले से होगी तभी तो रीड करेगी, मतलब कि इसमें इन्फॉर्मेशन पहले से होती है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन पहले से जो कंपनी होती है वो डाल देती है उसमें, ठीक है। जैसे हमारे सॉफ्टवेयर डाल दी, विंडो डाल दी, इस तरह से कई सारी चीजें उसमें रोम डाल देती है। अब वहां से क्या करती है, कंप्यूटर रीड करती है डेटा को और कंप्यूटर अपना काम करती है, ठीक है। तो रोम जो होती है वो नॉन वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल का मतलब उड़ने वाला, तुरंत खत्म होने वाला। तो रोम जो है प्रोग्राम होता है वो नॉन वोलाटाइल होता है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन होती है, आप यदि टर्न ऑफ भी कर दीजिए, मतलब कंप्यूटर ऑफ भी कर दीजिए, तो रोम की मेमोरी रहेगी। मगर यदि कंप्यूटर ऑफ करेंगे तो रैम में जितनी मेमोरी थी वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर दोबारा ऑन करेंगे तो रैम में कोई भी मेमोरी नहीं रहेगी। उसके बाद बात करेंगे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी का मतलब होता है कि कंप्यूटर जब आपने कोई काम किया, मान लीजिए आप गाना सेव कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, सेकेंडरी मेमोरी में सेव करोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, ठीक है, डीवीडी हो गया, ब्लू रे डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, सारी की सारी चीजें सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती है। तो ये सस्ती होती है, ठीक है। तो आप सेकेंडरी मेमोरी कभी भी आप बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है। तो ये एक फायदा होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।